हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ माइंड पे। आज का हमारा टॉपिक है विषय 5 यात्रियों के नज़रिए। आज हम पढ़ने वाले यात्रियों के नज़रिए के बारे में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। यात्रियों के नज़रिए चैप्टर 5। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विभिन्न लोगों द्वारा यात्राओं के करने का उद्देश्य क्या होते थे। महिलाओं और पुरुषों ने कार्य की तलाश में यात्रा की थी। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए लोगों ने यात्रा की थी। व्यापारी, सैनिक, पुरोहित और तीर्थयात्री के रूप में लोगों ने यात्रा की। साहस की भावना से प्रेरित होकर भी यात्रा की। दूसरा टॉपिक ये है कि 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में आए यात्रियों के नाम। पहला तो अल-बिरूनी था जो 11वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। दूसरा इब्न बतूता है, ये जो आया था 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आया था। और फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी में आया था भारत, फ्रांस से आया था। और अब्दुल रज़ाक, यह यात्री हेरात से आया था। अब हम जानेंगे कि अल-बिरूनी के जीवन के बारे में, कि उसने कैसे यात्रा की, उसका जन्म कहाँ हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल-बिरूनी का जो जन्म हुआ था आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुई थी 1973 सन में। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल-बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे बेहतर जो होती है वो शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल है। हालांकि वह कानूनी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वह प्लेटो तथा अरस्तु अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों में पूरी तरह परिचित था। जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया था। मतलब सुल्तान मोहम्मद गजनवी था, वहाँ के कई विद्वानों और कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी ले आया। अल-बिरूनी भी उनमें से वह एक था। बंधक उनको के भी रूप पकड़ में के ले आया था। गजनी में आया, पर धीरे धीरे उसे शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। अब हम जानेंगे कि अल-बिरूनी जो यात्रा की थी वो कैसी रही। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था। उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अल-बिरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत धर्म तथा दर्शन का ज्ञान भी प्राप्त किया। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। अब उसकी जो कृति, अल-बिरूनी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद। यह पुस्तक अल-बिरूनी के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट थी, कोई भी समझ सकता था। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, इन सभी की 80 अध्यायों पर आधारित किया गया है। मतलब बांटा गया है इसको। ठीक है। आरंभ में एक प्रश्न फिर उस उत्तर कुछ ऐसे लिखा गया था। मतलब शुरू में पहले एक प्रश्न, फिर उसके बाद एक उत्तर लिखा गया। इस पुस्तक को अंत में एक अन्य संस्कृतियों से तुलना की गई थी। अब हम जानेंगे अल-बिरूनी के लेखन कार्य की विशेषताओं के बारे में।
अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। उसके ग्रंथ में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृत परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की जाती थी। अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण। अल-बिरूनी ने यह बताने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं बल्कि फारस में भी है और अन्य देशों में भी। उसने बताया कि प्राचीन फारस में 4 वर्ग हुआ करते थे। पहला घुड़सवार तथा शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग, तीसरा वैज्ञानिक चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री वर्ग और चौथा किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग। उसने बताया कि इस्लाम में सभी को समानता दी जाती थी। उसने भिन्नता धार्मिक अनुसरण में था। ब्राह्मणवादी परंपरा में अस्पृश्यता को अल-बिरूनी ने गलत माना। हर वह चीज़ जो अपवित्र हो जाती है पुनः पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब हमारा टॉपिक है इब्न बतूता का जीवन। हम जानेंगे कि इब्न बतूता का जो जीवन था वो कैसा था। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियाँ देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक, जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था, में हुआ। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्ररूढ़ शिक्षा हासिल की। यात्राओं से अर्जित अनुभवों को इब्न बतूता ज़्यादा महत्व देता था। मतलब जो जब यात्रा करते थे उसमें जो अनुभव किया उसको इब्न बतूता जो थे ज़्यादा महत्व दिया करते थे। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। मतलब कई लोग जानते थे, पुस्तकों के ज्ञान पे रहते थे, लेकिन इब्न बतूता जो है यात्राओं का अनुभव का ज्ञान को महत्वपूर्ण मानता था। अब हम जानेंगे कि इब्न बतूता की यात्रा के बारे में, कि उसने यात्रा कैसे की, कब शुरुआत की। चलो तो शुरुआत करते हैं। इब्न बतूता ने 1932 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा और दिल्ली तक की यात्रा की। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया और वह चीन भी गया। चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल तथा असम भी गया। वह जहाज से सुमात्रा भी किया। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्रा की थी, के वृत्तांत से की जाती है। मार्को के वृत्तांत से की जाती है। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों के लोग, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने
अभिमत को सावधानी तथा कुशलतापूर्वक दर्ज किया। 2 भारतीय वस्तुएं जिसने इब्न बतूता के पाठक अपरिचित थे, नारियल और पान का पत्ता। अब हमारा टॉपिक है, यह जानेंगे इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन। मतलब इब्न बतूता ने अपने पुस्तक में शहरों का भी वर्णन किया था। तो जो क्या था वो उसका पहला पॉइंट, इब्न बतूता जब भारत आया तो वो भारत के बाज़ारों में घूमा। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को अवसरों से भरा पाया। इब्न बतूता ने बताया कि अगर किसी के पास कौशल है और इच्छा है तो इस शहर में अवसरों की कमी नहीं है। शहर धनी आबादी वाले और भीड़ भड़ाके वाले थे। शहर सड़कें बहुत ही चमक धमक वाली थी। बाजार बहुत ही रंग बिरंगी एवं सुंदर थी। यहाँ के बाजार अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता ने दिल्ली को एक बड़ा शहर बताया और बताया कि यह भारत में सबसे बड़ा है। इब्न बतूता बताता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बहुत सारे बाज़ारों में मंदिरों और मस्जिदें दोनों होते थे। और इब्न बतूता ने बताया कि भारत में मलमल का कपड़ा महंगा था और केवल धनी आदमी ही उन्हें पहन सकते थे। जो उस टाइम मलमल का कपड़ा ही चलता था, वो बहुत ही महंगा होता था, उससे केवल धनी आदमी ही पहन सकते थे। जैसे हम नॉर्मल आदमी कोई नहीं पहन सकता था। इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में संचार प्रणाली का भी वर्णन किया है। पहला है अश्व डाक प्रणाली और दूसरा है पैदल डाक प्रणाली। अब हमारा है अश्व डाक प्रणाली। ये हम जानेंगे अगली वीडियो के बारे में। दोनों में जानेंगे अगले वीडियो में। अश्व व्यवस्था और डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था और अश्व व्यवस्था क्या था। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।